प्रकृति हमें सिखाती है कि बदलाव ज़रूरी है, रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं, चलते रहना ज़रूरी है। पर इसके लिए प्रयास करना भी उतना ही ज़रूरी है। मेडिसिन से लेकर सोशल वर्क तक, कला जगत से लेकर और कई क्षेत्रों में अपने अनूठे काम से पहचान बनाने वालों से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। संसद टीवी की बेहद खास कार्यक्रम बदलाव के नायक में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। बदलाव के नायक में आज सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं आयोडीन मैन की। आयोडीन की बात को घर घर तक पहुंचाने वाले डॉक्टर चंद्रकांत देश के बहुत बड़े रिसर्चर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को बड़ी ही बारीकी से समझा कि आयोडीन हर घर की कितनी बड़ी ज़रूरत है। अगर आप आंकड़े देखें तो आज भी कई घर इस कमी से जूझ रहे हैं, खास करके ग्रामीण इलाके। 1985 की बात है जब डॉक्टर चंद्रकांत ने दक्षिण एशिया परिषद की स्थापना की ताकि वो लोगों तक अपने प्रयास को पहुंचा सके, जिसका असर काफी हद तक दिखने भी लगा है। नमक बड़ी अजीबोगरीब चीज है। कम हो तो बेस्वाद, ज्यादा है तो बेस्वाद। चाहे खाने की बात हो या फिर जिंदगी की। इतिहास में भी नमक ने नाको चने चबवाए हैं। कभी ये गांधी के दृढ़ निश्चय का प्रतीक बना। जब ये दांडी मार्च में सत्याग्रहियों के घावों पर लगा तो सबसे ज्यादा दर्द ब्रिटिश सरकार को दे गया। केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो नमक सोडियम क्लोराइड है, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले नमक के अंदर और भी कई तत्व हो सकते हैं। इनमें से एक है आयोडीन। आज की कहानी नमक के इसी नायक के नाम। आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर ही मैन, सुपरमैन, पैडमैन, मिसाइल मैन, आयरन मैन, इन तमाम तरह के लोगों के बारे में देखा और सुना होगा। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो है आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। उनका जो योगदान है वो हमारे आपके किचन में दिखता है, 2 चुटकी नमक में। क्या है आयोडीन मैन ऑफ इंडिया, यानी चंद्रकांत संभाजी पांडव की कहानी? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 44 साल से 1978 से मैं इसी के ऊपर लगातार काम कर रहा, कंटिन्यूस वर्क फॉर द लास्ट 44 years on iodine deficiency disorders, on universal salt iodization, not only in India but globally. That's why इसलिए मुझे आयोडीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव, लोग इन्हें प्यार से आयोडीन मैन भी कहते हैं। डॉक्टर पांडव ने नमक के जरिए मोर्चा लिया घेंघा नामक रोग से। इस रोग के चलते गला सूजकर बाहर की तरफ निकल जाता था। ये रोग आज से करीब 40 साल पहले काफी देखा जाता था। इसका मुख्य कारण था आयोडीन की कमी। जब डॉक्टर पांडव इस रोग पर शोध कर रहे थे तो उनके सामने कुछ आंखें खोलने वाले तथ्य सामने आए। 1956 में प्रोफेसर वी रामलिंग स्वामी जो मेरे गुरु है, उन्होंने कांगड़ा वैली में एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली वो घेंघा के ऊपर फोकस हुआ था। लेकिन मैंने 78 में जो मैंने एमडी थीसिस का काम किया, पहली बार मैंने दिखाया कि एक्स्ट्रा हिमालयन फोसा में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है। सो आई डिड अ रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ माई एमडी थीसिस ऑन एंडेमिक गोइटर इन दिल्ली। that opened up the doors for iodine deficiency disorder in the rest of the India. तो सारे इंडिया में सर्वे किया था, तो एक भी प्रांत यहाँ पे पता नहीं चला कि जहाँ आयोडीन की कमी नहीं हुई, एक भी प्रांत नहीं। इसलिए एक पहली मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। सेकंड पॉइंट इज़, मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और दिल्ली में स्क्रीनिंग फॉर नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म एक कार्यक्रम किया। तो वहाँ दिखा दिया कि द इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म इज ऑलमोस्ट 300 times that what is reported in iodine insufficient countries. Now hypothyroidism is linked with your brain development. जो बच्चे आयोडीन की कमी क्षेत्र में रहते हैं उनका 13 IQ पॉइंट्स कमी होता है। तो दैट वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई डिड इन टर्म्स ऑफ आयोडीन। तो ये सारे जो विचार थे, संशोधन था, मैंने मिसेस इंदिरा गांधी के सामने प्रेजेंट किया। तो मैडम ने पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैडम, इसके लिए सारे हिंदुस्तान में आयोडीन युक्त नमक देना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक। मैडम टुक द डिसीजन इमीडिएटली इन 1984।
आयोडीन की कमी न सिर्फ गले पर असर डाल रही थी, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक विकास को भी प्रभावित कर रही थी। यह चिंता का विषय था। आयोडीन को रोज के खाने का हिस्सा बनाकर ही कुछ किया जा सकता था। आयोडीन की इस कमी को नमक तो नहीं, लेकिन नमक के जरिए पूरा किया जा सकता था। और साल्ट को क्यों चुना? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ एक ठीक मात्रा में हम रोज़ खाते हैं। गरीब हो या अमीर हो, लड़का हो या लड़की हो, जवान हो या बूढ़े हो, एक फिक्स क्वांटिटी लेते हैं। नॉर्मली इनटेक ऑफ आयोडीन इज सॉल्ट इज अबाउट 10 to 12 grams per person per day। तो इसलिए सॉल्ट का व्हीकल हमने बनाया है। 93% of India's population is consuming iodized salt। 93%। We are the world leaders। स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि 21st सेंचुरी भारतवर्ष विश्व गुरु हुआ। तो मैं बड़े आनंद से और अभिमान से कह सकता हूँ, इस क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है। डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव लंबे समय तक एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख रहे और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार सदस्य रहकर निरंतर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। डॉक्टर पांडव विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त आयोडीन ग्लोबल नेटवर्क के संस्थापक सदस्य हैं। अपना हिंदुस्तान में इतिहास देखा गया तो 1980 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब इनका रीडिंग होना जरूरी है, क्योंकि आयोडीन का डिफिशियंसी से बहुत सारे बच्चों को मेंटल डिसऑर्डर और गॉइटर जैसा बीमारी हो जाता था। 1980 के बाद इन्होंने जब रिसर्च किया और उनका जो आयोडीन मात्रा का जो आविष्कार किया, साइंटिफिक जो फार्मूला, उसके बाद टाटा ने इसको परचेज किया और 1980 के बाद आयोडाइज्ड नमक का जो प्रमोशन होना शुरू हुआ। ये डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव, जितने भी लोग आज हम नमक खा रहे हैं उसका श्रेय डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी को पांडव को जाता है। डॉक्टर पांडव को उनके योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो अगली बार जब स्वादानुसार नमक डालें तो इंडिया के आयोडीन मैन को न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आयोडीन हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी विटामिन्स और मिनरल्स। हमें सराहना करनी चाहिए डॉक्टर चंद्रकांत की कि आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को लेकर के वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। कहा जाता है कि जो लोग ज़िंदगी में खुशहाल होते हैं उनके चेहरे पर उसकी चमक साफ देखी जा सकती है। उनके चेहरे पर एक अलग सी दमक, अलग सी प्रभा होती है, जैसे कि प्रभाबेन शाह। सौम्यता और सादगी उनकी पहचान है। उनकी पूरी ज़िंदगी अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने क्या काम किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रीमती प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह, समाज सेवा। राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण करती हुई ये है प्रभाबेन शाह, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से गुजार दिए। इसी का नतीजा है 93 साल की उम्र में इन्हें सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। सरकार की कोशिश है कि ये खास पुरस्कार हर उस आम नागरिक को दिया जाए जिन्होंने वास्तव में समाज सेवा, कला और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में धरातल पर काम किया है। प्रभाबेन शाह का नाम और रुतबा दमन के लोगों के बीच बहुत आम होते हुए भी खास है। कुछ लोगों को खुशियां खुद खुशहाल जीवन गुजारने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है, और उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं प्रभाबेन शाह। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव अपनी अलौकिक खूबसूरती के लिए सैलानियों में खासा प्रसिद्ध है, जिसके एक तरफ महाराष्ट्र है तो दूसरी तरफ गुजरात। और इस केंद्र शासित प्रदेश में फलती फूलती है इन दोनों राज्यों की मिली जुली संस्कृति। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की स्वतंत्रता के बरसों बाद ये क्षेत्र 1961 को पुर्तगाल के चंगुल से आजाद हुआ। इसकी आजादी का मंजर बहुत से खुशनसीब लोगों ने देखा है और इन्हीं में से एक है प्रभाबेन शाह। प्रभाबेन शाह कम उम्र से ही बारडोली के स्वराज आश्रम से जुड़ी।
और इस कारण स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान देने का संकल्प लिया और लगभग 6 महीने तक जूट की बोरी पर सोती रहीं। विदेशी सामानों के बहिष्कार के प्रतीकात्मक संकेत में उन्होंने स्कूल में कपास से खादी बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। गांधी जी के सिद्धांतों और विचारधारा से प्रेरित होकर प्रभाबेन ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज में अपना योगदान जारी रखा। हर बहन की नामे बार खाना बनाया और हर महीने 25 पैसा जमा करते थे। ऐसा करते संस्था शुरू किया। इसमें हम लोग 4 बालवाड़ी चलाते थे, 2 गुजराती मीडियम, 2 इंग्लिश मीडियम, सोइंग क्लास, लाइब्रेरी। फिर 1964 में महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। उसमें साथ में बहनों को धिराण देने के लिए धिराण मंडली भी शुरू किया। आज भी हम लोग बहनों को 10,000 तक मदद करते हैं। शेयर वो लोग का शेयर लेते हैं, हम लोग कोऑपरेटिव बैंक करते हैं ना, ऐसा काम करते हैं। फिर एक ओल्ड होम गड्ढाघर वो भी शुरू किया है। तो उसमें 6 भाइयों और 6 बहनों ऐसी रहने की व्यवस्था की है। वो लोग का सब फ्री है। मैं 1.5 साल चलाया, बाद मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं गवर्नमेंट को सौंपा। तो गवर्नमेंट ने रेड क्रॉस को सौंपा। तो रेड क्रॉस के भी स्थापक भी मैं अंदर मेंबर हूँ। पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज और पूरा दमन बहुत खुश है, क्योंकि उनको ये उम्र में जो अवार्ड मिला है वो इसके लिए मिला है कि समाज में 3 बच्चों के साथ उनको बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो ये घर के साथ और समाज, बड़ा समाज के साथ मैनेज करके उन्होंने समाज के लिए काम किया है, दमन के लिए काम किया है और बाहर भी काम किया है। वो सुबह होते ही समाज के लिए बहुत सारी चिंता करती थी। मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इनको बाहर निकालना है। ये सब करते हुए पूरी डायरी लिखती रहती है और आज भी वो डायरी लिखती है और बच्चों को वो हमें प्रेरणा मिलती है कि मम्मी इतना कितना काम कर लेती है। आज भी वो घर में बैठ के घर का काम करती है, कुछ न कुछ करती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठेगी तो 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ती है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ती है, लिखती है। इतनी डायरियाँ इकट्ठी की है उन्होंने कि रियली सैल्यूट है उनको। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम किया। प्रभाबेन ने दमन की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम आज से 5 दशक पहले शुरू किया था, वो आज भी जारी है। भले ही उम्र के 9वें दशक में वो पहुंच गई हो, लेकिन उनका जज्बा किसी नवयुवती से कम नहीं है। इस उम्र में जहां बुजुर्गों को खुद दूसरों की मदद की आस होती है, ऐसे में प्रभाबेन शाह उन हजारों महिलाओं का सहारा है जिन्हें इनकी मदद की दरकार है। दमन में मेरे आगमन के साथ इधर कोई संस्था नहीं थी, बहनों बाल निकलती नहीं थी। वो लोग का समाज में वो लोग खुद का घर का संभालती थी, मतलब समाज के लिए वो लोग बाहर नहीं निकलती थी। कई बहनों का मैं संपर्क किया, वो लोग के साथ मुलाकात करके वो लोग को समझाया फक्त अपना समाज के लिए नहीं, मगर और भी लोग दमन में रहते हैं तो उनके साथ भी अपना गठबंधन करना चाहिए। वो लोगों में जो टैलेंट है, एक मजबूताई है और मानसिक जो ये लोगों की स्वस्थता है वो बिखर नहीं सकती। कारण के दरिया खेड़ू उसका पति है, वो हर साल दरिया में जाता है। तो ये औरत घर का कार्य, समाज का कार्य
मंदिर का कार्य सब संभालती है। दमन की महिलाएं अपने घर पर कामकाज तो करती थी, लेकिन घर से बाहर आने में संकोच करती थी। प्रभाबेन ने इन महिलाओं को प्रेरित करके आगे बढ़ाया है। प्रभाबेन अपने महिला मंडल के जरिए आज भी समाज में अपना योगदान दे रही है। पर्यावरण संरक्षण में भी इनका योगदान अभूतपूर्व है। खासकर जन जागरूकता के लिए प्रभाबेन ने कई अभियान चलाए हैं। इसके साथ प्रभाबेन शाह को डायरी लिखने का भी शौक है। नियमित न्यूज़पेपर पढ़कर वो बिल्कुल अपडेट रहती हैं। प्रभाबेन शाह समय के साथ चलती है। महिलाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए उन्होंने 40 से ऊपर की उम्र की महिलाओं के लिए डिजिटल नारी सेमिनार का आयोजन कराया। मोबाइल का उपयोग मैं भी करती हूँ, मगर मेरा सादा मोबाइल है। मेरी बेटी है ने उसमें तो कुछ इंटरनेट ने तेने तो ये मुझे बताती है, मगर वो मेरी समझ में नहीं आता है। तो उसने महिला मंडल में एक प्रोग्राम रखा, सभी बहनों को बुलाया और वो फोन से क्या क्या कर सकते हैं, पैसा भेज भी सकते, मंगा भी सकते, लेटर भी। आज मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ भी समाचार भेजने का है तो उसका फोटो पाड़ लेती है और भेज देती है। तो मुझे उसके बहुत आश्चर्य लगता है कि कितनी हमारी सोच आगे बढ़ गई है कि हम कुछ भी घर में बैठे कर सकते हैं। महिला मंडल में जो कैंप किया उसमें सब जो महिलाओं आई और सीखी, जो ट्रेनिंग लिया, उससे आज ये महिलाओं हमको बताती है कि हमको जीवन में ये बहुत ही सुविधा मिली है उससे, और उससे हमारा काम भी बढ़ गया है कि कुछ भी काम है तो फ़ोन से हम लोग कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो महिलाओं की ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग देने वाला है ऐसे, वो भी जानकार था कि महिलाओं के पास कुछ है नहीं, तो उसमें मुझे सब बताने का है। बहुत अच्छी तरह सिखाया और सभी बहनों को उसमें मज़ा भी आया, सीख भी लिया और आज उसका उपयोग भी कर रही है। समाज सेवा में अपने योगदान के लिए प्रभाबेन को अब तक अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात उस जिले की जहां की महिलाओं लड़कियों को घर से निकलने पर पाबंदी थी। ऐसे तो आज भी आपको कई जगहों में, कई गांवों में ऐसी तस्वीरें मिल जाती होंगी, लेकिन जो अजिता के साथ हुआ वो आपकी कल्पना से परे है। फिर भी तमाम पाबंदियों को तोड़कर अजिता ने ऐसे शौक को अपना बनाया जिसके बाद उनका घर क्या, पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। वो तो शुक्र है उन्हें पति का पूरा साथ मिला और आज उसी की बदौलत अजिता वहाँ तक पहुँच गई हैं जहाँ तक पहुँचने के सपने हर कोई देखता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में लोक कला, लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमारी संस्कृति में हर उत्सव और मौकों के लिए तरह तरह के लोकगीत और संगीत प्रचलित रहे हैं और ये आज भी जारी है। कुछ लोग इस विलुप्त होती प्रथा के प्रहरी बनकर उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ सोहर लोकगीत, कहारवा, चैता, चियादी ऐसे लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अनेक अवसरों पर गाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है कजली, या जिसको कजरी भी कहा जाता है। यह महिलाओं द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है। झूला झूले के अरे कजरी खेले के जग हो बटाई गए गौआ हिरा गया। यह मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है।
और बात अगर कजरी की हो तो मिर्जापुर की अजीता श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर आता है। अजीता श्रीवास्तव 70 के दशक से ही मिर्जापुर के प्रसिद्ध लोक संगीत कजरी से जुड़ी हैं। सामान्य परिवार में जन्मी और पेशे से टीचर, अजीता को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मिर्जापुर में लोक विधा कजरी है जो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। मिर्जापुर एक उपेक्षित जनपद है जो बनारस और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। मिर्जापुर में जो संस्कृति है वो कजरी ही है। यह एक स्त्री कंठ का गीत है, विरह प्रधान है। जैसे होली पुरुष प्रधान और संयोग श्रृंगार का गीत है। यह कजरी देश विदेश में प्रचलित है। मैं विगत 40 वर्षों से इस क्षेत्र में संघर्षरत हूँ। आधुनिकता के दौर में हमारी लोक संस्कृति कहीं खोती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। उसको संरक्षण और संवर्धन देने की आवश्यकता है। खास तौर पे हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के शेष उनको देना है, ताकि यह सुंदर विधा आगे चल के उनके पास संरक्षित रहे, वो इस तरह से आगे ट्रांसफ़र होती रहे, ताकि हमारी लोक संस्कृति, जिससे हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है, वो जीवित रहे। अजीता श्रीवास्तव ने कजरी गायन को एक अलग पहचान दी। माँ विद्यावासिनी देवी के एक और नाम कजला देवी के नाम से कजरी की उत्पत्ति हुई। गांव गली तक गूंजने वाली कजरी का स्थान अब फिल्मी गीतों ने ले लिया है। ऐसे में अजीता श्रीवास्तव ने लगातार इस लोक गायन कला की साधना की, इस गायन शैली को जिंदा रखने का प्रयास किया। अपनी मधुर आवाज और गायन शैली से उन्होंने लोकगीत कजली को नए मुकाम तक पहुंचाया। धीरे धीरे वह आकाशवाणी, दूरदर्शन, पर्यटन विभाग, ICCR, सूचना विभाग के सहयोग से लोकगीत कजरी को देश विदेश में पहचान दिलवाई। बड़ा बेमिसाल बाना, रोज अखाड़ा लड़ते दंगल, और जंगल में भी करते मंगल, और संबल दूध मलाई, चोखा बाटी दाल बा, बड़ा बेमिसाल बाना। उन्हें इनके इस सफर के लिए अब तक अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके लिए एक छोटे से शहर मिर्जापुर से यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। उस जमाने में जब महिलाओं और लड़कियों को घर से निकलने में पाबंदी थी, ऐसे में घर से बाहर जाकर गाना काफी मुश्किल था, लेकिन यह परिवार के सहयोग से ही ये संभव हो सका। अजीता जी के संबंध में बस इतना ही कहना है कि इनका व्यक्तित्व, अकृतित्व दोनों इस जनपद के लिए अतुलनीय है। इनके व्यक्तित्व की जो विनम्रता है, वह जो आज पद्मश्री इस मिर्जापुर जैसे जिले को प्राप्त हुआ है, तो अजीता जी के साथ साथ यह माँ विंध्यवासिनी धाम का सम्मान हुआ है, क्योंकि अजीता जी के व्यक्तित्व में जो विनम्रता है वह उसके माँ विंध्यवासिनी पसंद हो गई। इन्होंने अपने लक्ष्य, जो अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली की आँख पर दृष्टि, इन्होंने कजरी को किस ऊंचाई तक केवल मिर्जापुर में नहीं, वे देश में मिर्जापुर का नाम करके आई हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में मिर्जापुर की प्रसिद्ध कजली गीत समाप्ति के कागार पर हैं। इसी दौर में अजीता श्रीवास्तव जैसी महिलाएं कजली को संरक्षित रखने के लिए नए नए प्रयास कर रही हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा समय कजली को संरक्षित रखने में अजीता श्रीवास्तव लगातार लगी हुई हैं। कजली यहाँ की लोक विधा है, यहाँ की लोक संस्कृति है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, जो अब काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। हम सबका फर्ज है, हम सभी से आह्वान करते हैं मिर्जापुर और पूरे देश के लोगों से कि इस विधा को बचाने के लिए मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं प्रयत्न कर रही हूँ किसी भी तरह से कजली को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मैं लगातार प्रयत्नशील हूँ। YouTube चैनल के माध्यम से और प्रशिक्षण के माध्यम से गांव में जाकर मैं कजलियों का संग्रह करती हूँ और उसको संरक्षित करती हूँ।
कजली का इतिहास भी मैं लिख रही हूँ। जल्दी आपके समक्ष पुस्तक के रूप में मैं प्रेषित करूँगी। भारत सरकार ने साल 2022 में उनके इस बेहद खास योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। भारतीय नारी हम भारतीय वीर है नारी पिया दे द हथियार पियना। हम भारतीय वीर है नार पिया दे द हथियार पियाना। काली दुर्गा जैसन रूप धरब आपन स्वरूप। काली दुर्गा जैसन रूप धरब आपन स्वरूप। मुंड माल पहिरब दुश्मन के मार पिया दे द हथियार पियाना। हम भारतीय वीर है नार पिया दे द हथियार पियाना। दे द हथियार पियाना। अजीता के लिए ये सम्मान अब तक का सबसे बड़ा सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये कि कजरी लोकगीत को एक नई पहचान मिली, उनके जिले का मान बढ़ा और राष्ट्रपति भवन का वो पल शायद उनके जीवन का सबसे अनमोल पल बन गया। आज के लिए बदलाव के नायक में इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।